नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे कुरुक्षेत्र से, जहां पर पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए सीएम ने राहत सामग्री रवाना की है। पिपली अनाज मंडी से सीएम सैनी ने 20 ट्रक राहत सामग्री रवाना की है। सीएम ने कहा कि जल भराव से 1,60,000 एकड़ फसल जो है उसका पंजीकरण किया गया है। सीएम बोले हरियाणा सरकार भी बाढ़ पीड़ितों का पूरा मुआवजा देगी। सीएम ने कहा कि पशुधन हानि और मकान नुकसान की भी भरपाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 10 साल में 15,500 करोड़ किसानों को मुआवजा मिला है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री भी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब और हिमाचल के राहत पैकेज की घोषणा की है, यह भी उन्होंने जानकारी दी। हरियाणा के लोगों ने पंजाब के इस बाढ़ आपदा में लगातार राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारी सामाजिक संस्थाएं, हमारी एनजीओज, हमारे प्रमुख प्रबुद्धजन मिलकर के उन्होंने पंजाब के लोगों की हेल्प में यहाँ से कोई दिक्कत ना आए, जो बाढ़ आपदा के शिकार हुए हैं उन तक राहत सामग्री पहुँचाने का निरंतर काम कर रहे हैं। लगभग आज 21 कुरुक्षेत्र से, जो भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, गीता की पवित्र भूमि है, इस भूमि से आज 21 ट्रक बाढ़ राहत सामग्री लेकर के पंजाब में जाएंगे। और लगभग अगर हम देखें 135 ट्रक अलग अलग जिलों में हरियाणा से पंजाब में भेजे गए हैं, जिससे कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को कोई दिक्कत समस्या न आए। तो वहीं चंडीगढ़ में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठकें करेंगे। आज राज्य प्रगति को लेकर समीक्षा की जाएगी। सीएम सैनी 100 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को लेकर भी इन बैठकों में चर्चा करेंगे। दोपहर में खरीद को लेकर मीटिंग्स की जाएंगी। सीएम सैनी हरियाणा सचिवालय में ये सभी बैठकें करेंगे। तो आज चंडीगढ़ में बैठकों का दौर चलेगा। सीएम सैनी इन बैठकों में मौजूद रहेंगे और राज्य की प्रगति को लेकर सीएम सैनी इन बैठकों में मंथन करेंगे। इनको लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही 100 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को लेकर भी बैठक में मंथन किया जाएगा। दोपहर के बाद खरीद को लेकर सीएम सैनी की बैठक है, मीटिंग है, और ये सभी बैठक जो है हरियाणा सिविल सचिवालय में होंगी। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि प्रदेश में बाढ़ मुआवजा किसानों के साथ मजाक है। 7 से 15,000 प्रति एकड़ मुआवजा मिलना नाइंसाफी है। किसानों को कम से कम 70,000 प्रति एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 5200 गांव जो हैं वो बाढ़ में डूब चुके हैं, उनके हालात बेहद भयावह हैं। हुड्डा ने कहा कि सरकार को तुरंत हरियाणा को बाढ़ग्रस्त घोषित करना चाहिए, आपदा प्रभावित राज्य घोषित करना चाहिए। सरकार केंद्र से राहत पैकेज की मांग करे, ये हुड्डा की मांग है। और उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार जो है वो हरियाणा को बाढ़ प्रभावित राज्य घोषित करे। भारी नुकसान हुआ है और जो ये सरकार ने किसानों के साथ, गरीब आदमी के साथ जो बद्दा मजाक किया है कि हम पर एकड़ 7,000 से 15,000 रुपए देंगे, ये किसानों के साथ मजाक किया इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने। क्योंकि इससे ज्यादा तो खाद लग जाता है प्रति एकड़ में और 100% फसल खराब है। जहां जहां हम गए वहां 100% फसल का खराबी है। अब ये बना रहे हैं मकान के लिए भी इतने परसेंट, इतने होगा, इतने होगा, इतने होगा। भाई जहां मकान है, सर्वे किया है, फिर क्या कहेंगे? गांव में, मैं कई गांव में गया जी, वो कहते हैं जी वहां पोर्टल नहीं खुला, क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं खुला। क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं खुला तो स्पेशल गिरदावरी क्यों नहीं करा?
भिवानी के तोशाम हलके के कई गांव में जल भराव की स्थिति है। इसे देखते हुए सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने गांव का निरीक्षण किया। दौरे पर वो वहां पहुंची थी और निरीक्षण के दौरान डीसी सहित तमाम विभागों के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। मंत्री ने अधिकारियों को पानी की निकासी तेज करने के निर्देश दिए। हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, गांव के घरों में पानी भरा हुआ है। ऐसे में श्रुति चौधरी ने कहा कि सरकार सभी के नुकसान की भरपाई करेगी। फसलों, पशुधन और मकानों की क्षति का मुआवजा दिया जाएगा। भविष्य में जल भराव ना हो, मास्टर प्लान बनाया जाएगा। इसको लेकर भी इसी के साथ विपक्ष पर भी श्रुति चौधरी ने निशाना साधा और कहा कि आपदा में राजनीति करना उचित नहीं है। सरकार ने समाधान और राहत देने का भरोसा जनता को दिया है। एक तो ये क्षति पोर्टल है जहाँ पे अपना ये सारा दर्ज कराना होगा कि किस तरीके से कहाँ नुकसान हुआ है और उसके अनुसार भी कॉम्पनसेशन मुआवजा दिया जाएगा। उसके अलग से सीएम साहब ने चाहे जहाँ पे ये जो घर टूटे हैं, जहाँ पे पशु नुकसान जहाँ हुआ है, ऐसी जो चीज़ें हुई हैं वहाँ पे हर एक अलग अलग तरीके से सबका जो है मुआवजा का वो तमाम चीज़ जो सिस्टम ने पूरा वो तैयारी कर ली है और वो लोगों तक पहुँचेंगे। और अब जिक्र करेंगे फरीदाबाद के मुजेड़ी गांव का, जहां 22 करोड़ की गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। एसीबी ने पुहाना की बीडीपीओ पूजा शर्मा को गिरफ्तार किया है। यूपी निवासी ठेकेदार हीरालाल भी इस 22 करोड़ के घोटाले में शामिल है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। बीडीपीओ पर बिना मंजूरी ठेकेदारों को भुगतान करने के आरोप हैं। ग्राम पंचायत मुजेड़ी के खातों को बगैर मंजूरी खुलवाया गया। बीडीपीओ ने फर्जी विकास कार्य दिखाकर 28 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। आरोप है कि पूजा शर्मा जो बीडीपीओ हैं, उन्होंने रिश्वत के तौर पर इस काम के लिए 9 करोड़ रुपए लिए थे। फिलहाल अब एसीबी की टीम ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। करनाल में कुराली गांव के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वारदात को अंजाम देने की फिराक में नकाबपोश बाइक सवार बदमाश घूम रहे थे, जिन्हें जब पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसमें दोनों बदमाश घायल हो गए हैं। दोनों बदमाशों की टांग में गोली लगी है। अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। कुछ दिन पहले उचाना के पास शराब के ठेके पर भी फायरिंग की वारदात हुई थी, इसमें भी ये शामिल है, ऐसा बताया जा रहा है। डीएसपी बोले कि पुलिस कई दिनों से इन बदमाशों की तलाश में थी। पुलिस का दावा है कि दोनों आरोपी शराब के ठेके पर फायरिंग में भी शामिल थे। फिलहाल एनकाउंटर के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। करनाल में कुछ दिन पहले विवान होटल के पास एक शराब के ठेके पर 2 बदमाशों ने आकर कई राउंड फायरिंग की थी। ये ठेका नेशनल हाईवे पर पड़ता है और लगातार पुलिस की टीमों को उन बदमाशों की तलाश थी। आज जानकारी मिली थी कि यही 2 बदमाश इंद्री इलाके में रंबा और कुराली गांव के आसपास घूम रहे हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। जवाब में जब पुलिस की टीमें वहां पर बैरिकेड्स वगैरह लगाती हैं और इन्हें घेरती हैं तो इन बदमाशों को रोका जाता है, लेकिन ये बदमाश रुकते नहीं हैं और पुलिस पर ही फायरिंग कर देते हैं। जब इन बदमाशों की तरफ से पुलिस पर फायरिंग की जाती है तो जो पुलिस की गाड़ी है उसके शीशे पर गोली लगती है, बोनट पर गोली लगती है और उसके बाद पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाती है, जिसमें 2 बदमाश घायल हुए, उनके पैर में गोली लगी है। वो दोनों बदमाश फिलहाल करनाल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं, यहां पर उनका इलाज चल रहा है। जब ठीक हो जाएंगे तो कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड हासिल किया जाएगा और यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि ये बदमाश किस गैंग से ताल्लुकात रखते हैं, ये कहां के रहने वाले हैं। अभी इस बारे में डिटेल जानकारी नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने इससे पहले किस किस वारदात को अंजाम दिया है ये भी पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। इनका एक साथी अभी भी फरार चल रहा है जो उसी वारदात में शामिल था, लेकिन ये शूटर्स थे जिन्होंने शराब के ठेके पर गोलियां चलाई थी और अब पुलिस की गिरफ्त में है। मौके पर एफएसएल की टीमें भी पहुंची, जो खोल है वो भी बरामद हुए हैं, अवैध पिस्तौल भी बरामद हुई है, बाइक भी बरामद हुई है।
है और पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। अभी कुछ दिन पहले यहाँ जंजाड़ी ठेके पे फायरिंग हुई थी, उसमें जो आरोपी इन्वॉल्व थे उनकी धरपकड़ के लिए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने सभी क्राइम यूनिट्स की ड्यूटी लगाई हुई थी। आज उसी एक कड़ी में CIA 2 इंचार्ज इंस्पेक्टर परवीन कुमार के नेतृत्व में एक टीम हमारी फील्ड में थी, जो उनको एक कॉन्फिडेंशियल इनपुट मिला कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, ये 2 व्यक्ति वो मुंह पे कपड़ा बांधे हुए मोटरसाइकिल के थ्रू और कुराड़ी रंबा वाली साइड में आएंगे और इसी तरह की कोई वारदात को दोबारा अंजाम देंगे। तो उसी पे इन्होंने वहाँ इनको रोकने का प्रयास किया, तो ये वहाँ से पुलिस को चकमा देके फरार होने की इन्होंने कोशिश करी और जब इनको दोबारा घेराबंदी करने की कोशिश करी तो इन्होंने पुलिस पे फायरिंग की, जो पुलिस की गाड़ी पे अपना गन शॉट है। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इनको अपना सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की। और अब बात करेंगे गुरुग्राम में वेयर हाउस तोड़ने गई DTP की टीम पर हमले के मामले की, जिसमें अब पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मानेसर की मेयर का पति और 2 पार्षद अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस की टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं। आपको बता दें कि हमले के दौरान एक JCB क्षतिग्रस्त हुई थी और वहीं JCB के ड्राइवर के साथ कई कर्मचारी भी घायल हो गए थे। भीड़ ने अचानक धावा बोलकर DTP की जो टीम है उस पर हमला किया था। गुरुग्राम पुलिस ने CCTV फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। हमले से सरकारी कामकाज और तोड़-फोड़ अभियान प्रभावित हुआ है। पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। फिलहाल इस हमले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को हटाने के लिए एक ड्राइव चलाई गई थी, तो उस ड्राइव के दौरान कुछ लोगों के द्वारा आकर के टीम से हाथापाई की गई और इस हाथापाई के दौरान उनके द्वारा कुछ वहाँ पत्थर चलाए गए, जिसमें कि कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। तो इसमें संबंधित विभाग के द्वारा पुलिस को रिटन कंप्लेंट फाइल की गई थी और उस कंप्लेंट में कुछ लोगों को बाय नेम कराते हुए और उसके अलावा करीब अन्य 50-60 लोग थे जो कि अनआइडेंटिफाई उनके एज पर कंप्लेंट है, उनके अगेंस्ट उनके द्वारा शिकायत फाइल की गई थी। पुलिस के द्वारा संबंधित सेक्शंस में FIR रजिस्टर कर ली गई थी तुरंत ही। इसमें खिड़कीदोला पुलिस स्टेशन की टीम है जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस मामले में FIR रजिस्टर होने के बाद में कुल मिलाकर के अभी तक 3 अक्यूज को अरेस्ट किया गया है। तो वहीं कैथल के रोहेड़ा गांव में शहीद नरेंद्र सिद्धू का पार्थिव शरीर पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। गांव रोहेड़ा में आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद नरेंद्र सिद्धू को आतंकियों से मुठभेड़ में गोली लगी थी। गोली लगने के बाद भी शहीद ने आतंकी आमिर डार को मारा था। आतंकी आमिर डार जो है वो पहलगाम हमले का आरोपी था, ऐसा बताया जा रहा है। जानकारी सामने आई है 14 वांटेड आतंकियों की सूची में आमिर डार का नाम भी शामिल था। परिवार और ग्रामीणों ने शहीद की वीरता पर गर्व जताया है और सरकार और प्रशासन ने शहीद परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।